Welcome friends to today's second power packed session of research editorial analysis powered by growth mode UPSC. I am ध्रुव जानी। दोस्तों दूसरा लेख भी द हिंदू से ही है। जैसे मैंने जिक्र किया कि दोनों लेख महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा की तैयारियों के लिए, और दूसरे लेख का जो शीर्षक है जो हमको दृश्यमान है, कल्चर एंड पीस की बात हो रही है। दरअसल यूनाइटेड नेशंस के संबंधी यह लेख है, और अगर हम विषय की बात करें, विषय के संदर्भ में, तो इंटरनेशनल जो संगठन होते हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस, और उसके जो मैंडेट्स होते हैं यानी कि उनकी नीतियां, उस संबंधी लेख है। लेख में भरपूर यूनाइटेड नेशंस की कई शाखाओं की टीकाएं की गई है, और जिसमें सर्वप्रथम जो मुख्य शाखा है वो है यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि एक सब ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस के तहत। और आज के समय में जो बढ़ता उग्रवाद है, जो बढ़ता एक्सट्रीमिज्म है, उसको टैकल करने के लिए, उसको चेक करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दूसरा, अलग अलग भिन्न भिन्न सभ्यताओं के बीच में जो आज के समय जो अंतर बढ़ रहा है, उस अंतर को जोड़ने के लिए भी यह संस्था का गठन हुआ था। यह भी उसका एक उद्देश्य है। देखते हैं पूरा लेख, 3 चरणों में देखेंगे, निष्कर्ष देखेंगे, उसके बाद लेख संबंधी महत्वपूर्ण बातें देखेंगे, और बाद में जो हमारा संशोधित एक्सट्रैक्शन है जनरल स्टडीज के स्पीयर में, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लेख का फोटो से शुरुआत करेंगे। यह लेख बेनाम है, यानी कि देयर इज नो नेम मेंशन्ड ऑफ ऑथर, बट यह लेख थोड़ा अच्छा है, और हमारी जो भारत की जो नीति है या भारत का जो स्टैंड है यूनाइटेड नेशन में या यूनाइटेड नेशन के अन्य संगठनों में, उसकी बात करता है। देखते हैं। देखिए, कल्चर एंड पीस, सबसे प्रथम निष्कर्ष से शुरुआत करेंगे हम लोग। यूनाइटेड नेशन सामान्य सभा में प्रस्ताव चर्चा के दौरान भारत ने कठोर प्रतिक्रिया दी। यस, कठोर प्रतिक्रिया, यानी कि इंडिया रिएक्टेड स्ट्रॉन्ग व्हेन द डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। हमें मालूम है कि यूनाइटेड नेशन का एक अंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। कुल 6 अंग है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें दुनिया के अधिकतम देश जो है, बहुसंख्यक देश, इसके सभ्य है। भारत भी इसका एक सभ्य है। भारत की ऐसी कठोर प्रतिक्रिया यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन के कल्चर एंड पीस प्रस्ताव को लेकर आई है। देखिए, यूनाइटेड नेशन का यह जो एक सब ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक प्रस्ताव रखा है जिसका नाम उसने दिया है कल्चर एंड पीस। भारत क्यों इसका विरोध कर रहा है, इसका जिक्र हम लोग आगे देखेंगे, मगर इन शॉर्ट यह पूरे के पूरे प्रस्ताव में इन लोगों के द्वारा अन्य धर्मों को अन्याय हो रहा है, ऐसी भारत की दलील है, ऐसा भारत का पक्ष है। अन्य धर्मों में अब्राहमिक धर्मों के अलावा अन्य धर्मों के साथ अन्याय हो रहा है। अन्य धर्मों का जो आवाज है वो इस पूरे संगठन में नहीं है, ऐसे आरोप जो है वो भारत ने लगाए हैं। अब्राहमिक धर्मों में हमें मालूम होना चाहिए कि एक इस्लाम आता है, दूसरा क्रिश्चियन आता है यानी कि ईसाई धर्म, और तीसरा यहूदी धर्म आता है यानी कि जुडाइज्म। ठीक है, तो इन 3 धर्मों के लोगों को जो अन्याय हो रहा है उसकी ही बात हो रही है। हिंदू धर्म के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही। सिख लोगों के साथ, बुद्ध लोगों के साथ, जैन लोगों के साथ जो अन्याय हो रहे हैं उसका जिक्र यह संगठन नहीं करता, ऐसा भारत का आरोप है। देखते हैं आगे। भारत की इस प्रतिक्रिया का विश्लेषण इस लेख में किया गया है। यस, ऐसी प्रतिक्रिया भारत ने क्यों दी, इसका जो एनालिसिस है वो पूरे लेख में किया गया है, जो हमारे लिए थोड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखते हैं। देखिए, भारत यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन के चयनात्मकता से नाराज है। उसकी जो सिलेक्टिविटी है, उसमें यह बायस्ड है, यानी कि इट्स नॉट न्यूट्रल, तटस्थ नहीं है, मगर बायस्ड है। किसी एक बाजू यह झुका हुआ है, और ये बाजू जो है वो है अब्राहमिक रिलीजियंस, उसके बाजू झुका हुआ है। उसके दर्द को पूरे विश्व में जो है सुनाया जा रहा है, मगर यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लाखों हिंदू, सिख और बुद्ध प्रताड़ित हो रहे हैं। उनको आवाज देने वाला कोई नहीं है, जिससे भारत नाराज है। भारत को लगता है कि यह जो संगठन है वो अब्राहमिक रिलीजियंस के प्रति झुकाव रखता है, जिसका जिक्र हमने किया, और किन किन धर्मों का समावेशन इसमें होता है वो भी देखा अन्य धर्मों की तुलना में। और अन्य धर्म जो थे उसमें हिंदू है, सिख है और बुद्धिस्ट है।
या आप कह लीजिए बुद्ध धर्म है, बुद्ध रिलीजियन, बुद्ध है। भारत ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन के एक पूर्व प्रस्ताव को आधार बनाया है। भारत ने अपनी दलील को सिद्ध करने के लिए, उसको जायज ठहराने के लिए एक यही संगठन का एक पुराना एक प्रस्ताव लिया जो कि वर्ष 2006 का था। उसके मुताबिक भारत के हिसाब से यह संगठन ने कई बार इस्लामोफोबिया, क्रिश्चियनोफोबिया, एंटीसेमिटिज्म ऐसे मुद्दों की चर्चा की है, ऐसे मुद्दों को अपने पटल पर रखा है और कहा है कि पूरी दुनिया में मनुष्य लोग जो है वे इस्लामोफोबिया से पीड़ित है या क्रिश्चियनोफोबिया से पीड़ित है या एंटीसेमिटिज्म है, मगर कभी भी यह बात का जिक्र नहीं किया कि हिंदुओं के भी साथ प्रताड़नाएं हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भूमि पर हिंदू के साथ साथ सिख धर्म को भी अन्याय हो रहा है और सिख के साथ साथ जो बुद्ध धर्म है उसको भी अन्याय हो रहा है, मगर इसकी बात यह नहीं करता। भारत को इससे ऐतराज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, समूहों के साथ अन्याय की बात नहीं की जाती। यही बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए और भारत के लिए, और इसी को भारत ने जो है यह पटल पर रखा। यह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो चर्चा का जो सत्र था, वह सत्र में भारत ने अपनी प्रतिक्रिया इसीलिए दर्शाई। उसके बाद अगर देखें तो भारत के मुताबिक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने करतारपुर कॉरिडोर समझौते का स्वागत किया, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुई थी, हमें सबको पता है। ठीक है, इट वॉज ए गुड गेस्चर, गुड डिप्लोमेटिक गेस्चर हम कह सकते हैं, मगर यहाँ यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या छूट गया, तो उसने वो बात की नोंद नहीं ली कि पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर गुरुद्वारा के प्रबंधन को अपने पास ले लिया, जो कि अपने आप में ही एक आपत्तिजनक बात है। और सिख धर्म के अनुसार यह एक, आप कह लीजिए, एक प्रकार की अवैध बात है। कोई भी सरकार जो है वे अपने अंदर किसी भी गुरुद्वारा का प्रबंधन जो है वो नहीं कर सकती या नहीं ले सकती, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ले लिया है। मगर यह बात को कहने से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बची, जिससे भारत को ऐतराज है। भारत ने बोला कि भाई आप क्यों बच रहे हैं, आप जो हो रहा है उसे आप खुल के बताइए, आप क्यों बच रहे हैं। उसके बाद भारत के हिसाब से यूनाइटेड नेशन के ये प्रस्ताव महत्वपूर्ण है, मगर सभी धर्मों को समावेशन करना योग्य रहेगा, सभी धर्मों का समावेशन करना योग्य रहेगा। भारत ने बोला कि भाई आप जो नया प्रस्ताव ले आए हैं वो बहुत ही अच्छा है, जो कल्चर एंड पीस का है, मगर इसमें सभी धर्मों का समावेशन समानता के साथ होना चाहिए, किसी भी धर्म के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए या इस संगठन का किसी भी धर्म के प्रति झुकाव नहीं होना चाहिए। ये बात भारत ने अपनी तरफ से रखी। यूनाइटेड नेशन द्वारा कोई मुद्दों पर भारत की निंदा की गई है, कई मुद्दों पर। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन भारत की निंदा नहीं करता, यूनाइटेड नेशन भारत की निंदा जम के करता है। भारत के जो आंतरिक प्रश्न है उसमें भी वो हस्तक्षेप करने से नहीं बाधाता, वो उसमें भी हस्तक्षेप करता है। जैसे CAA NRC के मुद्दे पर नई दिल्ली में हुए दंगे, जो दिल्ली रायोट्स हुए 2019 में, और उसको ही यूनाइटेड नेशन ने जो है टारगेट किया। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और ऐसा भी कहा गया कि यह सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत कुछ धर्मों के समूहों को जो कि बिन मुस्लिम हो उन लोगों को नागरिकता दी गई और मुस्लिमों को वंचित रख दिया गया। तो यहाँ वंचित रखने की बात यूनाइटेड नेशन जम के कर रहा है, मगर जब अन्य कोई धर्म के लोग या जब भारतीय जो अन्याय से पीड़ित है उसकी नोंद लेने से यूनाइटेड नेशन बच रहा है या इस हमको इग्नोर कर रहा है, यह बात हमें हजम नहीं हो रही है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि भारत विरोध तो कर रहा है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, विरोध कर रहा है, मगर वर्तमान समय जो है वो थोड़ा नाजुक है। नाजुक इसलिए है क्योंकि भारत जो है वो अगले 2 सालों के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य बनने वाला है, या अस्थायी सदस्य के रूप में अपनी भूमिका जो है वो निभाने वाला है। तो पाकिस्तान हाल में वही तक शोध रहा है, वही एक अपॉर्चुनिटी शोध रहा है कि वो कैसे भारत को लेके कोई बड़ा सा विवाद खड़ा कर दे। ठीक है, तो ऐसे समय में हमें हमारी नीतियों को यूनाइटेड नेशन के समक्ष रखना है, निसंदेह रखना है, हमारे विरोध को भी प्रकट करना है, हमारे असंतोष को भी प्रकट करना है, उसमें कोई बाधा नहीं है। मगर हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि भारत की छवि जो है
वो इससे खराब ना हो और पाकिस्तान को कोई ऐसा मौका ना मिल जाए कि वो एंटी भारत या भारत के विरुद्ध कोई लॉबिंग कर ले यूनाइटेड नेशन के जो है अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात हमें एक ध्यान में रखनी होगी, अदरवाइज हम लोग अपना मत जो है वो रख सकते हैं, हमारा असंतोष जो है वो भी रख सकते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी होगी और इसका कारण ये है कि हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनने वाले हैं 2 वर्षों के लिए, जिसको बोलते हैं टेम्पररी मेंबर या नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये बात सिद्ध ना हो इसीलिए पाकिस्तान अभी अपॉर्चुनिटी की तलाश में ही है कोई भी विवाद को खड़ा करने की, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हमें उसे कोई मौका देना चाहिए। तो यहाँ तक लेख की बात हुई। आगे हम लोग तीसरे चरण में जो हमारे संशोधित तत्व है जो हमने एक्सेप्ट किए हैं उसकी बात करेंगे। उसके तहत हम लोग यूनाइटेड नेशंस देखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस का जो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है। इट विल बी ए ब्रीफ लुक। और उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन है उसके बारे में देखेंगे, उसका गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है इत्यादि की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे प्रथम यूनाइटेड नेशन का एक पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ हमारे पास एक पेज ही है जिसके तहत हमें जो यूनाइटेड नेशन के जो अलग अलग संगठन है उसके बारे में हमें जानना है। देखिए ये 6 अंग है कुल। जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और लास्ट में ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ठीक है, पहले तो हमें यह समझना होगा कि यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। तो पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि पहले यूनाइटेड नेशन के पहले एक लीग ऑफ नेशंस करके एक संगठन था। मैं यहीं लिख रहा हूँ, फिर बाद में इसको रब कर देंगे हम। लीग ऑफ नेशन जिसका गठन 1920 में हुआ था और जिसका उद्देश्य था कि पूरे विश्व में शांति को बरकरार रखे, शांति बनाए रखे। मगर यह शांति बनाने में विफल रहा, नाकाम रहा और दूसरा विश्व युद्ध जो है वो छिड़ गया ईयर 1939 में। ठीक है, तो पूरे विश्व के राष्ट्रों को जो विश्वसनीयता थी इस लीग ऑफ नेशन के ऊपर वो खत्म हो गई और एक नया अच्छा मजबूत संगठन के रचना की जरूरत उभर कर सामने आई। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के पश्चात, आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, द न्यू ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप with more objectives, with more powers, with more accountability, with more responsibility, और उसका नाम था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन। इट वाज ईयर ऑफ 1945। 1945 के ईयर में इसका गठन हुआ और वहां से इसकी यात्रा जो है वो शुरू हुई। यूनाइटेड नेशन की यात्रा में कई सारे उतार चढ़ाव आए। ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी है तो सबसे अच्छी ही होगी, ऐसा नहीं है। इसके बहुत सारे डिमेरिट्स है, बहुत सारे मेरिट्स भी है, दोनों पक्ष से। मगर हमें यहाँ जो पॉइंट करना है वो पॉइंट ये करना है कि यूनाइटेड नेशन जब से डेवलप हुआ, जब से एमर्ज हुआ, तब से आज तक इसमें कई सारे ऐसे संगठन आए नए नए समय की मांग के अनुसार। जिस समय जिस संगठन की ज़रूरत पड़ने लगी यूनाइटेड नेशन ने उस समय वो संगठन जो है उसको खोल दिया अपने अंतर्गत और वहाँ से कार्य जो है वो अपना करना शुरू कर दिया। तो यहाँ कुछ हमारे पास नाम है, वैसे तो कई सारे हैं, आप लोग नेट में से आसानी से देख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप लोग चक्कर लगा के देख सकते हैं कि क्या जो है पूरा सीन है। हम लोग यहाँ ब्रीफली देखेंगे। 6 अंग देखे हमने और यहाँ जो ग्रीन कलर से कोडेड है वो ग्रीन कलर और यह क्रीम कलर, ये हमें याद रखना है। ग्रीन और ग्रीन कलर वाले हैं ये पीस बिल्डिंग कमीशन है जो शांति बनाए रखने का काम करने के लिए है। उसका कार्य यही यह है कि दोनों राष्ट्रों के बीच में या जो है ज्यादा राष्ट्रों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति का सर्जन ना हो। तनावपूर्ण स्थिति के उत्पन्न से पहले ही उसको जो है उसका समाधान किया जाए। तो इसके लिए ये ग्रीन कोडेड और ये क्रीम कोडेड जो संगठन है वे कार्यरत है। जो ब्लू और ग्रीन कोडेड है वह संगठन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम है, एक उच्च कक्षा के एक राजनीतिक संगठन है जिसे इंटर गवर्नमेंटल भी हम लोग कह सकते हैं। तो देखते हैं, सर्वप्रथम हम लोग ग्रीन वाले देख लेंगे पहले थोड़ा जूम करके, तो आपको भी देखने में थोड़ी आसानी हो। देखिए सब्सिडियरी ऑर्गन है, इसमें भी जो है अंदर सब पार्ट्स किए गए हैं। सब्सिडियरी ऑर्गन्स में डिसआर्मामेंट कमीशन है, ह्यूमन राइट काउंसिल है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, जॉइंट इंस्पेक्शन यूनिट
मेन कमिटीज, स्टैंडिंग कमिटी एंड एडहॉक बॉडीज। फंड्स एंड प्रोग्राम्स की बात करें तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। फिर उसके बाद यूएनएफपीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, उसके बाद यूनाइटेड नेशन हैबिटेट विच मीन्स ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूनिसेफ जो चिल्ड्रन को समर्पित है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो कि खान पान के साथ संबंधित है। उसके बाद रिसर्च और ट्रेनिंग की बात करें तो UNIDAR है, UNITAR है, UNSSC, UNU, और अन्य जो संगठनों की बात करें तो ITC है, यूनाइटेड नेशन CTAD है, यूनाइटेड नेशन HCR, यूनाइटेड नेशन OPS, यूनाइटेड नेशन RW है, यूनाइटेड नेशन फॉर वुमेन है। ठीक है, तो कई सारे संगठन हैं, पूरी की पूरी लंबी सूची है, और मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यह प्रत्येक बॉडी का, प्रत्येक संगठन का जो फुल फॉर्म है वो आप याद रखिए, नेट में से सर्च कीजिए, वो अपने हाथ से लिखिए और वो याद रखने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हुए पीस बिल्डिंग। अगर दूसरे देखें सिक्योरिटी काउंसिल के तहत, तो ये सब जो हमने देखे हुए जनरल असेंबली के तहत थे, ये हमें याद रखना है। दिस फॉल्स अंडर द पुरव्यू ऑफ जनरल असेंबली। अब जो देखने वाले हैं ये संगठन क्रीम में दिखने वाला, ये सब सिक्योरिटी काउंसिल के पुरव्यू के अंदर फॉल करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इंटरनेशनल रेसिडुअल मैकेनिज्म फॉर क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स है, उसके बाद मिलिट्री स्टाफ कमेटी है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस एंड पॉलिटिकल मिशंस है, सैंक्शन कमिटीज है, और स्टैंडिंग कमेटी एंड एडहॉक बॉडीज है। ठीक है, जो कि एक सुरक्षा बनाए रखने का काम करती है, सुरक्षा का निभाव करती है। अब आगे अगर देखें तो सिक्योरिटी काउंसिल के बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल अंग है, जिसके अंतर्गत कई सारे बॉडीज जो है वे कार्यरत है। तो देखेंगे वन बाय वन। क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस है, नार्कोटिक ड्रग्स है, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, स्टैटिस्टिक्स, स्टेटस ऑफ वुमेन, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। रीजनल कमीशंस की बात करें तो ECA है, यानी कि इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, ECE इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, ECLSE इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन, ESCAP इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ये हमारे काम का है। ESCW है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्ट एशिया या वेस्टर्न एशिया। ठीक है, तो प्रत्येक रीजन को एक समर्पित एक परिषद है जो सिर्फ उस क्षेत्र का काम ही देखती है, और वह क्षेत्र में भी आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र का जो काम हो उसे ही देखने का कार्य करती है। अन्य बॉडीज की बात करें तो कई सारी है। कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी है, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कमिटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इश्यूज, UN एड्स जो कि HIV और एड्स के जो है क्षेत्र में काम कर रही है, UNGEON यानी कि यूनाइटेड नेशन ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ज्योग्राफिकल नेम्स, यूनाइटेड नेशन GGIM यानी कि कमिटी ऑन एक्सपर्ट्स ऑन ग्लोबल जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो उसके अंतर्गत UNICRI है और UNRISD है, जिसके फुल फॉर्म यहाँ में दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि आप लोग प्लीज़ गूगल पर जाइए, इन सब बॉडीज़ का नाम जो है वो सर्च कीजिए, उसका फुल फॉर्म ढूंढ के निकालिए और फुल फॉर्म लिख लीजिए, याद रखने का प्रयास कीजिए। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। उसके बाद अगर देखें सेक्रेटेरिएट के मामले में, तो सेक्रेटेरिएट में भी कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है, ऐसे आप कह लीजिए ऐसे 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 ऑफिसेज है जो उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, जिसमें EOSG, DCO, DESA, DGSEM, DGC, DNSPC, DOS, DPO, DWPA, DWS, OCH है, कई सारे हैं। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा संगठन है आज की दृष्टि से यूनाइटेड नेशन, और इसका जो फंड है वो फंड दरअसल महत्तम इसका जो फंडिंग है वो आता है अमेरिका से, यूनाइटेड नेशन से। हालांकि पिछले 3-4 वर्षों में ट्रंप प्रशासन के दरमियान थोड़ा
जो है डिस्टर्ब हो गया था इसका फंडिंग, मगर इट विल बी रेज्यूम्ड, इट विल बी रिस्टोर्ड, उसमें कोई शंका नहीं है। दूसरा बड़ा डोनर की बात करें यूनाइटेड नेशन का, तो आज के दिन में भारत है। भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके ऊपर खर्च करता है। यह एक प्रकार का खर्च नहीं है, एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, मगर जाता तो हमारी जेब में से ही है। तो भारत निसंदेह इसका दूसरे नंबर का डोनर है आफ्टर अमेरिका। और उस पैसे से इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूनाइटेड नेशन का, इसके जो प्रोग्राम्स है वे चलते हैं। देखते हैं आगे। यस, अब जो आज का जो मुख्य संगठन था यूनाइटेड नेशन का, उप संगठन कह लीजिए, यूनाइटेड नेशन एक मुख्य संगठन और यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन उसका उप संगठन। देखिए, इसकी स्थापना जो है, जो मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व में जो बढ़ते उग्रवाद को रोकने के लिए हुई थी, जो उग्रवाद बढ़ रहा है एकदम अनियंत्रित रूप से, उसको टैकल करने के लिए की गई थी, उसको चेक करने के लिए। दूसरा इसका उद्देश्य ये है कि विभिन्न सभ्यताओं के बीच में जो आज के समय जो संबंध कट रहे हैं, जो संबंधों में अंतर आ रहे हैं विभिन्न कारणों के वजह से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सुरक्षा के कारण हो, चाहे वो सामाजिक कारण हो या राजनीतिक कारण हो, तो इसको अब्रिज करने के लिए यह संगठन की स्थापना की गई थी कि दो दूर जाने वाली सभ्यताएं आपस में अच्छे संबंध बनाए, मधुर संबंध बनाए और आपस में नजदीक आए। ठीक है, तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर एस्टेब्लिशिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या सब ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, ये हमें याद रखना है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2005 as the political initiative of Mr. Kofi Annan, former UN Secretary General, and co-sponsored by the government of Spain and Turkey. Yes, इस संगठन की स्थापना में यह दोनों देशों का भाग है, इन दोनों देशों के द्वारा प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड बाय स्पेन एंड तुर्की। और कोफी अनन नामक एक यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी का एक प्रस्ताव था जिसको यहाँ लागू कर दिया गया। 2019 में मिस्टर मिगुएल एंगल मोरातिनोज ने यह संगठन के जनरल के तौर पर जो है अपना पद संभाला और आज तक वही है। यूनाइटेड नेशन एलियंस ऑफ सिविलाइजेशन हाई रिप्रेजेंटेटिव एंड सेक्रेटरीट आर बेस्ड एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क। ये हमें याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क स्थित है। जैसे हमने कई सारे संगठन का हेडक्वार्टर देख रखा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशन का मुख्य हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे वो WHO हो, चाहे वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो, कोई भी हो, वैसे ही इसका भी संगठन हमें याद रखना है। इट इज एन इनिशिएटिव दैट सीक्स टू गैल्वेनाइज द इंटरनेशनल एक्शन अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म थ्रू द फोर्जिंग ऑफ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग एंड कोऑपरेशन। यस, संगठन आपस में सहयोग की मदद से यह जो उग्रवाद है, बढ़ता उग्रवाद, उसको रोकने का प्रयास यहाँ किया गया है और काफ़ी हद तक यह प्रयास जो है वो सफल भी हुआ है। मगर हाल ही में इसका कुछ विवादास्पद मत के कारण भारत जो है वो इससे खफा है और उसने अपनी कठोर प्रतिक्रिया यहाँ दर्शाई है, जिसके बारे में लेखक ने हमें वाकिफ करवाया। तो आज के लेख में हमने कई सारी बातें देखी, जिसमें सर्वप्रथम निष्कर्ष की बात की, निष्कर्ष के बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें देखी, जिससे हमें पता चला कि भारत जो है वो किस कारण से ऐसी कठोर प्रतिक्रिया दे रहा है। उसके बाद हमने यूनाइटेड नेशन का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको ब्रीफली देखा और उसके बाद हमने अबाउट दिस UN AOC के बारे में देखा, उसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो आज के इस लेख में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड UPSC। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।